पार्ट 3 वैल्यू इन्वेस्टिंग इन प्रैक्टिस। इस पार्ट में 8 चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर में एक इन्वेस्टर के बारे में बात की गई है। तो इनके बारे में आप वैसे भी सर्च कर सकते हैं, कहीं पे भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं सिर्फ रैंडम जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे हैं वो बता दूंगा आपको। तो इस वीडियो में 3 चैप्टर्स की बात करेंगे, चैप्टर 9, 10 और 11 की। चैप्टर 9 वॉरेन बफे इन्वेस्टिंग इज एलोकेटिंग कैपिटल। तो इसमें हर एक चैप्टर में वैल्यू इन्वेस्टर का नाम दिया गया है और फिर उसके बाद एक सेंटेंस लिखा गया है जो कि उनको डिफाइन करता है। तो वॉरेन बफे के नाम के नीचे लिखा गया है इन्वेस्टिंग इज एलोकेटिंग कैपिटल। ये वो बिलीव करते थे। तो वॉरेन बफे की स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटजी यही थी, वो सिर्फ उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे जिनका बिजनेस वो समझ सकते थे और जिनके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स फेवरेबल होते थे, जिनकी जो मैनेजमेंट होती थी वो ऑनेस्ट और कॉम्पिटेंट होती थी और जिनकी स्टॉक्स बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे अवेलेबल होती थी मार्केट में। तो बर्कशायर हैथवे खरीद गए। वॉरेन बफे को ये रियलाइज हो गया था कि स्टॉक्स को सिर्फ इसलिए खरीदना कि वो सस्ती हैं अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। और वॉरेन बफे ये भी बोलते हैं कि बर्कशायर हैथवे उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वॉरेन बफे ने बर्कशायर हैथवे सिर्फ इसलिए खरीदी थी क्योंकि वो चीप लग रही थी। तो वॉरेन बफे बोलते हैं कि जो अच्छे जॉकीज होते हैं वो अच्छे घोड़ों पे ही बढ़िया परफॉर्म करते हैं, ना कि लंगड़े घोड़ों पे। वैसे ही अगर अच्छी मैनेजमेंट अच्छी कंपनीज में हो तभी बढ़िया बात है, लेकिन बुरी कंपनीज का अच्छी मैनेजमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। तो वॉरेन बफे बोलते हैं कि जो चार्ल्स मंगर थे और जो वॉरेन बफे हैं उन्होंने ये नहीं सीखा कि जो बिजनेस की डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें सॉल्व कैसे करना है, उन्होंने ये सीखा था कि उनको अवॉइड कैसे करना है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो लेवरेज की वजह से होती हैं कंपनीज में। तो इसलिए जो वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं वो ऐसी कंपनीज को अवॉइड ही करते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा डेट हो, क्योंकि वो रिस्की हो सकती हैं बहुत ही। इस चैप्टर में इतना ही। चैप्टर 10 मारियो गैबेली डिस्कवरिंग एंड अनलॉकिंग द प्राइवेट मार्केट वैल्यू। तो प्राइवेट मार्केट वैल्यू होती है जैसे कोई अमीर आदमी है, कोई बड़ा बिजनेसमैन जैसे टाटा बिरला, अगर वो किसी कंपनी को खरीदना चाहे तो वो कितने पैसे देंगे उस कंपनी को खरीदने के लिए। तो पहला तो वो उतना तो पे करेंगे ही जो उस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, और दूसरा क्योंकि वो पूरी कंपनी खरीद रहे हैं तो वो कंट्रोल प्रीमियम भी देंगे फिर, क्योंकि कंपनी तो पूरी उनके कंट्रोल में होगी ना फिर। तो प्राइवेट मार्केट वैल्यू के 3 फीचर होते हैं। पहला, प्राइवेट मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस अ प्रीमियम फॉर कंट्रोल। दूसरा, प्राइवेट मार्केट वैल्यू एस्टिमेट की जा सकती है इसीलिए क्योंकि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। सारे एसेट्स या अर्निंग पावर्स कई बार बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट में नहीं आ पाते, तो वो हिडन रह जाते हैं, तो उनकी वैल्यू इजीली एस्टिमेट की जा सकती है अगर कोई करना चाहे तो। और तीसरा पॉइंट है, प्राइवेट मार्केट वैल्यू को रियलाइज करने में कुछ ना कुछ इवेंट होना चाहिए, या तो कोई बंदा आना चाहिए या लोगों की परसेप्शन चेंज होनी चाहिए कंपनी को लेके, तभी जो कंपनी के स्टॉक प्राइस और जो प्राइवेट मार्केट वैल्यू है उसके बीच का डिफरेंस कम होगा। तो इस चीज़ को वो बोलते हैं, जो एजेंट है जो चाहिए होता है कोई इवेंट या कोई पर्सन या कोई परसेप्शन, इसको वो बोलते हैं कैटलिस्ट। तो मारियो गैबेली की यही स्ट्रेटजी थी, हिडन एसेट्स वगैरह आइडेंटिफाई कर लेते थे और ये देखते थे कि अगर कोई दूसरी कंपनी खरीदे इस कंपनी को तो कितना पे करेंगे वो, और फिर अगर उस कंपनी की स्टॉक उससे डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही होती थी तो वो खरीद लेते थे उसे, और फिर बस इंतजार करते थे ऐसा इवेंट होने का। और जितना ज़्यादा टाइम लगेगा इवेंट को होने में उतनी कम एनुअलाइज्ड रिटर्न भी हो जाएगी। इस चैप्टर में इतना ही। चैप्टर 11 ग्लेन ग्रीनबर्ग इन्वेस्टिगेट कॉन्सेंट्रेट एंड वॉच दैट बास्केट। तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि सारे अंडे एक टोकरी में ना रखें, वैल्यू इन्वेस्टर्स भी ज़्यादातर यही बोलते हैं, लेकिन ग्लेन ग्रीनबर्ग बोलते हैं कि सारे अंडे एक ही बास्केट में रखें लेकिन फिर उस बास्केट का ध्यान रखें, गिरनी नहीं चाहिए वो बास्केट। तो ग्रीनबर्ग बोलते हैं कि अंडे बास्केट में रखने से और उनका ध्यान रखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सही अंडे रखें बास्केट में। अगर आपने अच्छे स्ट्रॉन्ग अंडे नहीं रखे बास्केट में तो बास्केट के बिना गिरे भी टूट सकते हैं वो। तो इनकी सिलेक्शन स्ट्रेटजी यही होती थी कि वो ये सिर्फ उस कंपनी में इन्वेस्ट करते थे जिसका बिजनेस ये समझ सकते थे, उस कंपनी की जो इंडस्ट्री है उसको समझ सकते थे, और जो कंपनी के बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको समझ सकते थे। वो तब तक नहीं खरीदते थे जब तक उनको विश्वास नहीं होता था कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी और शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ जनरेट करेगी। ग्रीनबर्ग अपने पोर्टफोलियो में 8 से 10 स्टॉक्स रखते थे बस। तो ये अच्छे बिजनेस खरीदा करते थे जिसमें एंट्री बैरियर्स हों नए कॉम्पिटिटर्स
के लिए और अर्निंग्स ग्रो हो रही हो और टेक्नोलॉजी से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा कंपनी में, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ही जल्दी चेंज होती है और वो कंपनीज रेगुलर बेसिस पे कैश फ्लो जनरेट कर देंगी और शेयर होल्डर्स को खुश कर देंगी डिविडेंड की फॉर्म में, शेयर रिपर्चेज की फॉर्म में, या फिर उन्हीं पैसों को री इन्वेस्ट करके ग्रो करके। तो वो ऐसी कंपनीज देखते थे जिनका हाई प्रॉफिट मार्जिन हो और जिनके पास कोई फ्रेंचाइज हो और डुओपली होनी चाहिए। मोनोपोली में नहीं करते थे वो इन्वेस्ट, क्योंकि मोनोपोली में ज्यादातर गवर्नमेंट कभी ना कभी इंटरफियर कर देती है। और दूसरा कि वो कंपटीशन को अट्रैक्ट करती हैं, कंपटीशन ढूंढ ही लेता है कोई ना कोई तरीका मोनोपोली को तोड़ने का। और इन 8 इन्वेस्टर्स में सिर्फ यही थे जो प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस यूज करते थे, वही डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, लेकिन ये बहुत ही कंजर्वेटिवली यूज करते थे। और ये हर इन्वेस्टमेंट का इंटरनेट टेस्ट भी करते थे। इंटरनेट टेस्ट में यही देखते थे कि बिजनेस पे क्या फर्क पड़ेगा अगर टेक्नोलॉजी एकदम से चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए टेक्नोलॉजी में। तो फिर ग्रीनबर्ग एक सवाल पूछते हैं कि क्या आप ये स्टॉक खरीदोगे, और वो कुछ पैरामीटर्स देते हैं उस स्टॉक के बारे में। स्टॉक का प्राइस है $1340 और अर्निंग्स पर शेयर है $50। और जो अर्निंग्स पर शेयर है ये राइट ऑफ से पहले है, और जिन राइट ऑफ्स की वैल्यू $7 है। और फिर डिविडेंड है कंपनी के $20 और ग्रोथ रेट है 6 to 8% पर ईयर। बिजनेस कैसा है, डाइवर्सिफाइड और साइक्लिकल है। स्टॉक ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन अभी कोई डाइल्यूशन नहीं कंसिडर हो रही क्योंकि अभी वेस्टिंग नहीं हुई। तो अब आप सोचो इस पे कि आप ये स्टॉक खरीदोगे। सबसे पहले पीई रेशो निकाल लो, 1340/50 करके 27 आ जाएगी। लेकिन अगर हम राइट ऑफ कंसिडर करें तो ईपीएस हो जाएगा 43, तो फिर पीई रेशो हो जाएगी 31, जो कि काफी ज्यादा लग रही है। लेकिन फिर भी आप अब पैग रेशो निकाल लो, ग्रोथ से कंपेयर कर लो इसे, तो ग्रोथ है 6 से 8%, तो पैग रेशो 3 पॉइंट समथिंग आएगी। तो 3 से ज्यादा पैग रेशो, ये बहुत ही हाई पैग रेशो है। और अब डिविडेंड यील्ड देख लो, डिविडेंड यील्ड निकालने के लिए $20 डिवाइडेड बाय 1340 जो स्टॉक प्राइस है 1.5% आ रहा है। तो अगर आपको स्टॉक पे 10% रिटर्न चाहिए तो कम से कम 8.5% कैपिटल एप्रिसिएशन होनी चाहिए, क्योंकि 1.5% तो डिविडेंड यील्ड भी हो जाएगी ना। तो साल में 8.5% कैपिटल एप्रिसिएशन होनी चाहिए, और कंपनी ग्रोथ है सिर्फ 6 से 8%, तो ये मुश्किल ही लग रहा है। और अगर स्टॉक ऑप्शंस को भी कंसिडर करें, आगे जाके वो अर्निंग्स को डाइल्यूट ही करेंगे, जिसकी वजह से पीई रेशो और पैग रेशो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब और भी बेकार हो जाएगी। फिर एक और एग्जांपल देते हैं ग्रीनबर्ग की प्रेजेंट वैल्यू एक कंपनी की अलग अलग डिस्काउंट रेट पे ये है जो कि इसमें दी गई है। 10% डिस्काउंट रेट पे 77 है, 12.5% पे 64 है, 15% पे 55 है, 17.5% पे 48.85 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई इन्वेस्टर 10% रिटर्न चाहता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे, तो वो उसके लिए मैक्सिमम $77 पे कर सकता है पर शेयर। और अगर कोई इन्वेस्टर 17.5% रिटर्न चाहता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे उस स्टॉक में, तो वो स्टॉक को 48.85 या उससे कम में ही खरीदना चाहेगा। तो ये जिस कंपनी की बात हो रही है उस कंपनी की स्टॉक 32 और $49 के बीच में ट्रेड करती थी। 32 लो था, 49 हाई था। तो अगर कोई बंदा 15% रिटर्न कमाने की सोच रहा है तो वो बंदा इस स्टॉक को 45 के आसपास खरीद सकता है। इससे उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी में मिल गया, क्योंकि उसके हिसाब से तो वैल्यू 55 है ना। और लास्ट में ग्रीनबर्ग बोलते हैं कि जो स्टॉक्स सिर्फ 3-4 साल में 6 गुना 8 गुना हो जाती है ना, वही स्टॉक्स होती हैं जो पोर्टफोलियो की ओवरऑल रिटर्न को बहुत जबरदस्त बढ़ा देती हैं ओवर द लॉन्ग रन। और ग्रीनबर्ग ये भी बोलते हैं फिर कि अगर आप एक ही टोकरी में अंडे रख रहे हो और कम अंडे रख रहे हो तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वो अंडे बेस्ट क्वालिटी के हों। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।